नमस्कार। मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक चैनल पर। आज हम प्रयास करेंगे ये जानने का कि पहले और दूसरे फेज का जो इलेक्शन रहा है, उसमें जो वोटर टर्नआउट रिड्यूस हुआ है, उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और अलग-अलग स्टेट्स में एनडीए, इंडिया और अदर्स जितने भी हमारे गठबंधन हैं, वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये जानने के लिए हमारे साथ आज अभी जुड़े हुए हैं अमित शुक्ला, अपूर्व वाजपेयी और अभी थोड़ी देर में हमारे साथ में देवाशीष पॉल भी जुड़ेंगे। तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ अमित शुक्ला से। तो अमित, जो ये फर्स्ट और सेकंड फेज का जो इलेक्शन रहा, इसमें वोटर टर्नआउट काफी कम रहा। अब इसके बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक कारण हो सकता है कि गर्मी है। फिर इसके बाद कोई लोग कहते हैं कि गर्मी के अलावा भी कई सारे कारण, शादी है और वोटर जो है तो उतना वो नहीं हो रहा है, मतलब उसमें कोई इंथुजियाज्म नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वोटर टर्नआउट जो है तो कम रहा। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका क्या एनालिसिस कहता है कि जो वोटर टर्नआउट खास तौर से हिंदी पट्टी में, काऊ बेल्ट जिसे हम कहते हैं, वहां पर सबसे कम रहा, तो इसका क्या मतलब रीजन हो सकता है? जी धन्यवाद अतुल। मेरे हिसाब से सिर्फ वोटर टर्नआउट के बेसिस पे हम ये कयास नहीं लगा सकते कि सत्ता पक्ष आगे है या विपक्ष आगे है, क्योंकि वोटर टर्नआउट पास्ट में भी मिक्स्ड ट्रेंड दिखाया है लोकसभा इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन में। तो कोई क्लियर तस्वीर नहीं आती, लेकिन मुझे लगता है कि दो तीन चीजें मोटे मोटे स्तर पे आप उसको इसका आंकलन कर सकते हैं। पहला तो ये है कि ये वेव इलेक्शन नहीं है जैसे 2014 और 2019 के वेव इलेक्शन थे। 2014 में चेंज का एक इलेक्शन था, 2019 में नेशनलिस्टिक फर्वर का एक इलेक्शन था। इसमें कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है जो आकर्षित करे वोटर्स को घर से बाहर आने के लिए। दूसरा, मुझे लगता है कि सरकार के प्रति कोई गुस्सा या नाराजगी नहीं है, लेकिन एक उदासीनता है। लोगों में ये है कि फटीग है कि हम क्यों निकले, हमें उतना मिला नहीं जितना हमें चाहिए था। और इसका ये भी हो सकता है कि जो जो ऑपोजिशन है उनके मैसेज भी उनको इतने आकर्षित नहीं कर पाए हों कि वोट डालने आए। और तीसरा, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे आपने बात की कि जिसमें गर्मी का भी है, कई इलाकों में शादी ब्याह का भी है, और ये सारे मुद्दे भी। तो मेरे हिसाब से ये तीन चार फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं। तो गर्मी तो मतलब अगर देखा जाए तो 2004 से लेकर के लगभग 5-5 साल सारी सरकारें रहीं, सभी ने गर्मी तब भी थी। शादियां हमारे यहाँ अप्रैल मई के ही मौसम में होती हैं। तो ये सारी चीजें तो मुझे लगता है कि थोड़ी ओवररेटेड हो गई। ज्यादा बड़ा रीजन तो मुझे ये जो समझ में आता है कि ये जो इलेक्शन में कोई वेव नहीं, मतलब कोई मुद्दा ही नहीं बन पा रहा है इलेक्शन में। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये मुझे समझ में आ रहा है कि मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा विहीन चुनाव जिसे कहते हैं, या बहुत सारे मुद्दे हैं छोटे छोटे, किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। काफी लोकलाइज्ड इलेक्शन हो गया है ये। सही कहा आपने, एक्स फैक्टर नहीं है इस इलेक्शन में। एक्स फैक्टर एक ऐसे वोटर को जो आमतौर पे घर से नहीं निकलता, उसको आकर्षित करता है इलेक्शन बूथ में जाने के लिए। जब कुछ 2014 में एंटी करप्शन और करप्शन का जो माहौल था, चेंज की थी, लोग 10 साल की पॉलिसी पैरालिसिस से परेशान थे। 19 में पुलवामा बालाकोट था। कोई वो एक्स फैक्टर नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जैसे मैंने कहा कि ना तो मुझे बहुत बड़ा गुस्सा दिखा, एंड मोटे मोटे तौर पे कुछ तबके होंगे जहां गुस्सा होगा गवर्नमेंट के लिए। उदासीनता दिखी कई जगह पे, लेकिन गुस्सा नहीं दिखा। तो वही है कि वोटर के लिए कोई उत्साह नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, और उसका उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। उसका रिजल्ट हर राज्य के लिए अलग हो सकता है। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी को पिछली बार 25 की 25 सीटें मिली थी, एक उनके एलाइज को मिली थी, बट मोटा मोटा 25 मिली थी। इस बार वो लूज करेंगे इसकी वजह से, क्योंकि अपने जो उनके अर्बन वोटर्स हैं उन इलाकों में वोटिंग परसेंटेज काफी नीचे गया है। रूरल एरियाज जहां पर कांग्रेस आमतौर पे स्ट्रांग रहती, वहां वोटिंग उन्होंने मेंटेन की है, डिप थोड़ा कम हुआ है। तो सीटें इसकी वजह से जाएंगी उनकी। बट अलग अलग इलाकों में अलग अलग इसका असर देखने को मिलेगा। तो अपूर्व, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो बेसिकली, अगर मैं देखूं तो राजस्थान का एग्जांपल लेता हूँ। राजस्थान में अगर बीजेपी का वोट शेयर 60% के आसपास हुआ था, वोट शेयर जो था, मतलब सब कुछ अगर हम्म। साथ में मिल जाए उसके बाद जा करके उनका मतलब अपोजिशन के सारे वोट मिला ले तो भी जो है, तो
तो भी बीजेपी किसी भी तरीके से 50% का तो मार्क ही है, राइट? तो अगर किसी को 50% से ज्यादा वोट मिल गया, सारे लोग साथ भी आ गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब वो वेव इलेक्शन था, जरूर 2019 था, जो पुलवामा की वजह से इंथुजियाज्म था, तो क्या वोटर टर्नआउट का जो सिस्टम का जो रिफ्लेक्शन है, वो हमें सीट्स, नंबर ऑफ सीट जो कन्वर्जन हो सकती है कांग्रेस की, या जो खाता खुल सकता है 2014 में 25 की 25, और 2019 में भी 25 की 25 मिली थी, तो लगता है आपको कि कुछ खाता खुल सकता है इस बार कांग्रेस का? मतलब देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कहता आया हूँ कि वेव इलेक्शन तो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद पता चलता है। पहले से बोलना मुश्किल है कि वेव इलेक्शन है कि नहीं। अभी होने को पता चला सच में 400 पार हो गया और हम बोलेंगे कि ये भी वेव इलेक्शन था, जब हम 5 साल बाद बात करेंगे तो ये अभी नहीं कहा जा सकता मेरे हिसाब से कि वेव इलेक्शन है कि नहीं है। और दूसरी बात, कांग्रेस को फायदा होगा कि नहीं होगा, मतलब मैं उस लेवल की एनालिसिस की नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ उस बारे में भी। मुझे पता नहीं है राजस्थान में कैसे लोगों ने वोट किया है, लेकिन सिर्फ वोटर टर्नआउट के मामले में कुछ कहना मुश्किल है, बिकॉज ये रिडक्शन जो है वो किसी भी रीजन से हो सकता है। या तो लोग गवर्नमेंट से उतने एक्साइटेड नहीं है, या तो लोग ऑपोजिशन, और साथ में लोग ऑपोजिशन से भी हैप्पी नहीं है, तो वो किसी के लिए वोट नहीं करते। अगर किसी भी एक पार्ट में एक्साइटमेंट होता कि मैं जाऊंगा, वोट करूंगा और कंट्रीब्यूट करूंगा इस रिजल्ट को चेंज करने में, लाइक मुझे या तो गवर्नमेंट बदलनी है, या तो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इसे फिर से आना चाहिए, तो लोग निकल निकल के कितनी भी गर्मी कितना भी ट्रैवल करके जाते। नहीं जा रहे हैं, दैट शोज कि वो दोनों पार्टीज से अट्रैक्टेड नहीं है। अब अगर ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट से हैप्पी नहीं है और उन लोगों ने कम करवाया है, और ऑपोजिशन अभी भी उतना एक्साइटेड है गवर्नमेंट बदलने में, तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा। और अगर वाइस वर्सा है तो गवर्नमेंट को फायदा होगा। इसमें एक और फैक्टर है जो मतलब मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो एक पुराने किसी एनालिसिस के बेसिस पे बस बताना चाहता हूँ कि जब 7 बार वोटर टर्नआउट बढ़ा, तो 4 बार सरकार बदली, और जब 5 बार वोटर टर्नआउट घटा, तो उसमें से 4 बार सरकार बदली। ये एक मुझे किसी एनडीटीवी का कोई एक शो था, तो वो मैं देख रहा था, तो उसमें उनके डेटा एनालिस्ट का एक वो था कि 11 जो इलेक्शंस की उन्होंने, पिछले 11 इलेक्शंस की वो उन्होंने एनालिसिस की थी। तो बेसिकली उनका ये कहना था कि जनरली ऐसा ट्रेंड पाया गया है लोगों के बीच में, कहा जाता है कि कांग्रेस तब ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है जब वोटर टर्नआउट कम होता है, तो कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है। इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे अमित आप? देखिए, हम एक ट्रेंड के बेसिस पे आंकलन और मूल्यांकन कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो जो भाजपा का वोटर है, हमें पता है 20 से 25%, जब जब वो वीक भी हुआ करते थे, 90s की बात मैं कर रहा हूँ, तब भी वो 18 से 20% का उनका वोट हिलता नहीं था। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो एफिशिएंट वोटिंग सिस्टम है, उनका कादर है, तो वो अपना वोटर को लेके आते हैं। वो इंश्योर करते हैं वो अपना वोटर आए। वो वोटर उनका तब नहीं आता है जब कहीं ना कहीं कुछ हताशा होती है। जो 2009 में वो वोटिंग 18 या 19% हो गई थी, 23 या 24 से, तो 3-4% का उनको लॉस हुआ था। एंड उसका एक रीजन ये हो सकता है कि वो आए नहीं, बिकॉज वो खुश नहीं थे कि जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया। तो उसको कह सकते हैं कि इस बार भी यही हुआ कि जो उनका कोर वोटर है उसमें से कुछ लोग नहीं आए वोट देने, क्योंकि वो जिस तरीके से 10 साल की जो भी है, या तो लोकल इश्यूज होंगे या ओवरऑल वो परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। दूसरा ये हो सकता है जो न्यूट्रल वोटर्स हैं, जो अपूर्व भी बात कर रहे थे कि जो न्यूट्रल वोटर्स हैं, जो फेंस सिटर होते हैं जनरली, वो कुछ स्पेसिफिक मुद्दों पे या कुछ स्पेसिफिक बातों पे वोट देते हैं। वो हो सकता है टैक्स सिस्टम पे दे दें, वो हो सकता है कि नेशनलिस्टिक फर्वर पे दे दें, करप्शन पे दे दें। अलग अलग मुद्दों की वजह से अलग लोग, वो बड़ा तबका होता है इंडिया में, बहुत बड़ा तबका है। हमारा यूनाइटेड स्टेट जैसा इलेक्शन नहीं है जहाँ पे ऑलमोस्ट 95% लोग या तो रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट। हमारे यहाँ ये है कि एक बड़ा मेजर चंक फेंस सिटर होता है, जो अलग अलग पार्टियों में वोट करता है अपने अपने मुद्दे और अपने उसके हिसाब से। वो लोग हो सकता है वो लोग भी निकल के नहीं आ रहे हैं। वो लोग इसलिए नहीं निकल के आ रहे हैं कि उनको नहीं दिख रहा है दोनों साइड में कोई एक्साइटिंग, एंड उसकी वजह से 100% भाजपा को नुकसान होगा, क्योंकि 2019 और 2014 में देखिए बहुत सिग्निफिकेंट फेंसिटर्स ने उनको वोट किया था। तीसरा जो जो ऑपोजिशन का कोर वोट बैंक है, मुझे लग रहा है कि जो ऑपोजिशन ने नैरेटिव बनाया है
चाहे वो डेमोक्रेसी खतरे में हो, चाहे वो कास्ट सिस्टम को लेके। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने वोटर्स को ज्यादा लाने में सक्षम रहेंगे, जो कांग्रेस का 18-19% का वोट बैंक है। क्योंकि एक तो ऑपोजिशन में है, और जनरली जो उनका वोटर है वो चाहेगा कि वो पावर में आए। तो ब्रॉड स्तर पे ये कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष को नुकसान होगा, क्योंकि भाजपा के जो लीडर है वो भी थोड़े पैनिक स्टेट में, वो दिख रहा है। उनके तेवर तीखे हो गए हैं पिछले 2 बार से। तो कहीं ना कहीं ये आशंकित करता है कि लोअर वोटर टर्नआउट विल इम्पैक्ट और हर्ट रूलिंग डिस्पेंसेशन मोर देन द ऑपोजिशन। बट हमें आगे आने वाले फेजेस में ज्यादा इसकी क्लैरिटी मिलेगी। इस पे एक और चीज अभी आगे बढ़ने के हैं उसके तरफ कि मुद्दों की तरफ कि क्या मुद्दे हैं हमारे इस पूरे चुनाव के क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले मोदी जी ने स्टार्ट किया कि मोदी की गारंटी, ये गारंटी की भी गारंटी है, ये उनका वो था, कह रहे थे वो। फिर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं सारे भ्रष्टाचारियों को, अभी तक ट्रेलर चल रहा है, पहले 100 दिन के अंदर ही भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लूंगा। तो पहले एक उन्होंने पॉजिटिव सेंस में बेसिकली भ्रष्टाचार के आरोप तब इस सरकार पे लग चुके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार एक है, और अगर इसकी जांच हो तो शायद बहुत सारे लोग शायद जेल भी जाएं। अभी ये सिर्फ एक कयास है, हम इसे कह नहीं सकते, पर हाँ अगर प्राइमा फेसी लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा करप्शन दिखता है। तो अगर देखा जाए तो ये सारी चीजों को लेकर के, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड भी आया, उसके बाद एक आपका एक लोकतंत्र बचाना है, फिर एक कांग्रेस ने एक पॉजिटिव मैनिफेस्टो दिया, एक मैनिफेस्टो जिसमें उन्होंने पांच अलग अलग चीजों की बात करी और डिटेल में बताया कि क्या क्या चीजें हैं। तो देवाशीष, इसमें जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये इस इलेक्शन के बहुत सारे मुद्दे छोटे 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 बढ़कर के मिल करके बना रहे हैं, कि इसमें कोई एक बड़ा मुद्दा तो मुझे दिख नहीं रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ वोट देना है 2014 में, 2019 में देश के लिए वोट देना है, देशभक्ति के लिए, पुलवामा वाला। लेकिन ये इलेक्शन तो बहुत स्कैटर्ड इलेक्शन लग रहा है कि बहुत छोटे 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 मुद्दे हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं इस चीज से अग्री करूंगा। और मेरे ख्याल से जब जो अब तक देखा जा रहा है इस इलेक्शन में, फेस वाइज मुद्दे बदल भी रहे हैं हर पार्टी के। तो जिस जिन इलाकों में, जिस जिस रीजन में election होने वाला है, उस region के हिसाब से तो आपकी आवाज थोड़ी तो साफ नहीं है देवाशीष, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है। हाँ। आई थिंक पॉल को सेंसर कर दिया गया है। पॉल, आपने ऐसा कोई शब्द बोला जिसकी वजह से आपको सेंसर कर दिया गया है? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से नेटवर्क का कुछ इशू होगा। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो 2 फेजेस में देखा गया है, वो यही देखा जा रहा है कि जिस रीजन स्पेसिफिक जहाँ पे वोटिंग हो रही है, उन रीजन के स्पेसिफिक मुद्दों पे बातें की जा रही है ना। अब जैसे हम थर्ड फेज की ओर मूव कर रहे हैं, जहाँ पे मेजर शहर बंगाल ईस्ट के रीजन का है। तो अभी आप देखो कि वहाँ के मुद्दे के बारे बार में हम बार बात उठाए जा करेंगे, रहे हैं। आखिरी फेज में बात करेंगे वेस्ट बंगाल, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल के बारे में काफी इंटरेस्टेड हूँ और आपसे थोड़ा हाँ, सा ज्यादा जानना चाहूंगा, क्योंकि तो मतलब बंगाली मैं ये रूट्स की कहना वजह चाहता से हूँ कि थोड़ा आपको कुछ ज्यादा आइडिया स्पेसिफिक उसके ऐसा बारे में। नहीं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्पेसिफिक ऐसा कॉमन एजेंडा या कॉमन मुद्दा नहीं है किसी के भी पास। मेरे ख्याल से पूरे देश में अभी कोई भी ऐसा एक कॉमन फैक्टर नहीं है जो हम कॉल आउट कर रहे हैं एट द एंटायर नेशन लेवल, पूरे नेशन के लेवल पे। इसीलिए जो फेज वाइज, हर फेज के हिसाब से जहाँ पे वोट के जाता है, जहाँ का वोट शेयर ज्यादा है, जहाँ की सीटों पे फोकस है, उस हिसाब से मुद्दे स्पेसिफिक निकाले जा रहे हैं और उन पे बात की जा रही है। सही है, हाँ वो तो है, सही बात है। ये काफी लोकलाइज्ड इलेक्शन लग रहा है अगर देखा जाए तो, मतलब पूरे इतने से दिनों के बाद, कई सालों के बाद हमने लोकलाइज्ड इलेक्शन देखा। 2009 भी लोकलाइज्ड इलेक्शन नहीं था, वो भी बेसिकली प्रो इनकम्बेंसी कह सकते हैं कांग्रेस की जो थी, क्योंकि उन्होंने 144 सीट से 206 सीटें मिली थी। तो अब आगे फिर नेक्स्ट बात मैं बात करना चाहूंगा कि जो दूसरा पार्ट है कि ये जो 189 सीटें हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इन 189 सीटों में जिस पे वोटिंग हुई है, इसमें अभी आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी दिखता है? मतलब बेसिकली इन 189 सीटों में लगभग
30-35% के आसपास सीट जो थी वो इंडिया गठबंधन के पास है, 40 से 45% जो है तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के पास है, और 10 से 15% के आसपास जो है तो अदर्स के पास में है। तो क्या लगता है कि आपको ऐसा लगता है क्या कि जो 100 के ऊपर जो एनडीए गठबंधन की सीटें थी वो इस सीट को बढ़ा पाएंगे, या कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ घट भी सकती हैं और सिग्निफिकेंटली घट सकती हैं? आई थिंक देवाशीष के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। देवाशीष प्लीज आप अपना ऑडियो एक बार चेक कर लो। यही सवाल मैं अमित आपसे पूछता हूँ। जी अतुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 189 या 190 सीटें आप बात कर रहे हैं, उनको तीन भागों में बांटना चाहिए। एक जहाँ पे कांग्रेस या उनकी जो अलायंस थी वो स्ट्रांग थी, जैसे तमिलनाडु और केरला। एक एक हो गया जहाँ पे हिंदी पट्टी या बीजेपी जहाँ पे स्ट्रांग हुआ करती थी, और एक एक जो अदर पार्ट्स हो गए जहाँ पे मुकाबला था और दोनों ने थोड़ा बहुत जीत हासिल की थी। मुझे लगता है कि जहाँ कांग्रेस स्ट्रांग थी वहां पे ऐसी विंड ऑफ चेंज नहीं दिख रहा। तमिलनाडु और केरला दोनों में ऐसी कोई जो जमीन से जो हकीकत पता चली है, ऐसा कोई वो नहीं पता चला कि परिवर्तन होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे अतिरिक्त सीट जीत पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैसे मुश्किल राज्य हैं उनके लिए। दूसरा, जो बीजेपी जहाँ पे उनका स्ट्राइक रेट बहुत हाई था, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो जिस कर्नाटका में अभी कर्नाटका का जो हिस्सा जहाँ पे अभी वोटिंग हुई, साउथ कर्नाटका में जहाँ वोटिंग हुई है, चाहे यूपी के कुछ पॉकेट, बंगाल के कुछ पॉकेट, वहाँ हर जगह वो स्ट्रांग जहाँ पे थी। मुझे लगता है वहां पे उनको हानि, नो डाउट अबाउट दैट। चाहे वो राजस्थान से जो खबरें मिल रही हैं, राजस्थान में किसी भी हालत में 25 से 25 नहीं होने वाला है। कर्नाटका में भी जो साउथ कर्नाटका है, हालांकि जेडीएस से उन्होंने अलायंस करके काफी बहुत स्मार्ट काम किया है, क्योंकि वो जो वोट शेयर उनका कुछ 60% हो जाता है अगर 2019 की बात करें। वो उनको काफी हद तक बचाएगा, लेकिन फिर भी जो शुरुआती रुझान मिल रहे हैं, जो ऑन ग्राउंड न्यूज मिल रही है, कांग्रेस के मित्र तो ये सोच रहे हैं कर्नाटका में 18 सीट आएगी। मुझे लगता है 18 नहीं आएगी, मुझे लगता है कि 12 प्लस सीटें कांग्रेस निकालेगी, और इस फेज में कांग्रेस की कम से कम 3 से 4 सीटें होंगी, जो 14 या 15 में हुआ है, जो ट्रेडिशनली जेडीएस और बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मुद्दा जो है। शायद आज के न्यूज़ में था, और शायद पता है आप लोगों को कि नहीं, जेडीएस के आई थिंक एचडी देवेगौड़ा के ग्रैंडसन, होते हैं। पोते का वीडियो जो है, तो अभी जी। काफी सारे वीडियोस जारी कुछ हो गए हैं। मतलब वो होना भी नहीं चाहिए, मैं तो उसके अगेंस्ट हूँ कि इस तरीके का कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के साथ हुए हैं वो उन महिलाओं का क्या होगा, मतलब उनकी उनकी जो डिग्निटी है वो इम्पैक्ट होती है। बट इसका भी मुझे लग रहा है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है ये एनडीए और बीजेपी जेडीएस गठबंधन को। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो विच कैन लीड टूवर्ड्स की 18, जो 18 तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर 18 सीटें अगर कांग्रेस वहां जीतती है तो बहुत बड़ा होगा। पर उस पे जो अभी पर सीटों के लिहाज से तो क्या लग रहा है कि 100 सीटें बीजेपी, जो 105 सीट शायद है अगर मैं गलत नहीं हूं तो 105 सीटें हैं दोनों उसमें, राइट? 105 सीट हैं। तो देवाशीष, क्या लग रहा है कि 105 सीट में कुछ इनका कम हो रही है कि या ज्यादा हो रही है, मतलब ये सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए? तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए, क्योंकि वोटर टर्नआउट कम हुआ है ये हमको पता है, ये फर्स्ट 2 फेजेस में बहुत क्लियर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वोटर टर्नआउट कम होता है, कहीं ना कहीं जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको ज्यादा इम्पैक्ट होता है रादर देन ऑपोजिशन को। तो एक्चुअल इम्पैक्ट तो अभी निकाल पाना या कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन जो चीजें बहुत क्लियर है, जैसे कि कर्नाटका है, कर्नाटका 2014-2019 प्रो बीजेपी स्टेट था, जहां पे पूरी 25 की 25 सीटें, या मतलब ऑलमोस्ट अ क्लीन स्वीप देखने को मिला था वहां पे। सही बात है। आई थिंक द शेयर वुड बी 60-40 और 70-30, कुछ ऐसा इन होना फेवर ऑफ, चाहिए। इन फेवर ऑफ। ऑब्वियसली इन फेवर ऑफ बीजेपी, बट ऑब्वियसली दे विल लूज सम सीट्स। वो मैं ये नहीं कहता कर्नाटका स्टेट इलेक्शन में दो कांग्रेस वन विद अ गुड मार्जिन, बट सिंस इट इज अ नेशनल इलेक्शन एंड कर्नाटका बीइंग अ स्टेट जो हमेशा से नेशनल एक पर्टिकुलर लीडर के लिए वोट करता आया है, तो
बीजेपी को ही फेवर करेगा, लेकिन ऑब्वियसली देयर विल बी सम सीट लॉसेस, वो एक्सपेक्टेड है। अभी भी आप के हिसाब से अब बात 20 सीट फिर भी बीजेपी जो है तो 20 सीट फिर भी कर्नाटका से निकाल सकती है। वैसे कर्नाटका इस राउंड में बहुत कम सीटें गई हैं, फिर भी अभी कर्नाटका के हाँ और फेसेस बचे हुए हैं। सॉरी टू इंटरप्ट बट अतुल व्हाई डोंट यू प्रेजेंट योर एनालिसिस व्हाइल वी आर एट। अगर मैं मतलब जो मेरा एनालिसिस है अगर इसमें, तो राजस्थान में जो वोटिंग परसेंटेज है वो, जो मैंने अभी तक जितना अलग अलग सोर्सेस में देखा है, राजस्थान एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है इस बार। और कर्नाटका, जहां पे बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है, ये दो स्टेट ऐसा मुझे लगता है कि कांग्रेस इसमें से करीब करीब 35% दोनों दोनों स्टेट्स इंक्लूडिंग बोथ बोथ स्टेट्स, मुझे लगता है कि कांग्रेस पहले एक भी सीट वहां नहीं थी और एक सीट कर्नाटका में थी। तो 53 सीट्स में मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस बार 23 टोटल सीट्स पे पहुंचती हुई मुझे दिखती है। टोटल 23 दोनों स्टेट्स मिला करके मुझे ऐसा लगता है कि ये 53 सीट्स जो हैं, इनमें से टोटल 23 सीट्स 23 सीट 20 प्लस मुझे दिखती है कांग्रेस इस बार। तो सिग्निफिकेंटली मुझे लॉस दिखता है। तो 200, मुझे अगर मुझसे कोई पूछे तो अभी के चुनाव के हिसाब से ही बीजेपी करीब करीब लगभग बहुमत के आंकड़े के बॉर्डर पे खड़ी है इस समय पे। 272 के आसपास खड़ी है बीजेपी अभी। फर्स्ट फेज में ही उसको 20 से 25 सीटों का लॉस हो चुका है। तो वो 270 से 280 के बीच में कहीं खड़ी है बीजेपी अभी। अब आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये मेरा एनालिसिस कहता है। बट ठीक है, मतलब ये हो सकता है कि हम एक अलग तरीके से भी सोचते हैं कई बार, तो गलत भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है। पर ठीक है, इसके आगे चलते हैं। दो चीजों की और बात करना चाहता हूं मैं। पहले मैं चाहता हूं कि हम उसकी बात करें जो जो पैनिक चालू हुआ है, ये जो हिंदू मुसलमान आया हुआ है फर्स्ट फेज के बाद मोदी जी के भाषण में। और दूसरा एक फैक्टर जो आया हुआ है कि ये एक अचानक से कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बहुत तेजी से बात होने लगी है, और लोकतंत्र बचाना है। ये तीन चीजों का क्या एनालिसिस आप लोगों का है? वैसे मैं जोड़ना चाहूंगा, अगर आप देखोगे पहले दो फेजेस के बाद अभी जो कैंपेन्स हो रहे हैं वो वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए भी ज्यादा हो रहे हैं कंपैरेटिवली। जो हम्म। फर्स्ट दो फेजेस में नहीं नजर आया था, वो अभी बढ़ चढ़ के लोग अपील कर रहे हैं कि कम आउट एंड वोट। तो ये भी मेरे ख्याल से आगे वाले आने वाले फेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। और इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है वो हमको कुछ दिनों में पता चलेगा, बट आई थिंक दोस कैंपेन्स हैव नाउ स्टार्टेड। हाँ, आप कोई शादी का भी बहाना नहीं बना सकते ना, मई और जून के महीने में शादी भी नहीं है। कि हमको किसी के शादी में, किसी के व्रतबंध में, किसी के तिलक में जाना है, तो ये सब बहाने नहीं बना सकते लोग। नहीं अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, सब किसी न किसी में शादी चली रही होगी। नहीं नहीं, मैं तो मेजोरिटी चंक की भी बात कर रहा था, क्योंकि ज्यादातर क्या हाँ है कि मतलब हाँ बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हो, बट हाँ मतलब मेजोरिटी चंक जो होता है, तो मतलब हिंदू वोटर्स का बहुत बड़ा चंक है, 80% वोटर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से। तो नेक्स्ट फेज जो पार्ट है वो मैं जानना चाहूंगा कि अगला जो फेज आने वाला है, नेक्स्ट फेज जो आने वाला है, उस फेज में वेस्ट बंगाल की का बहुत का एक चंक आने वाला है, उत्तर प्रदेश भी है, उसमें बिहार भी है, महाराष्ट्र भी है। और हाँ, इस पे महाराष्ट्र पे मैं जरूर चाहूंगा कि एक विशेष टिप्पणी हो हम सबकी, क्योंकि हम सभी काफी दिनों से महाराष्ट्र में रह भी रहे हैं, तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि उसमें क्या है। बट हाँ, नेक्स्ट फेज के दो तीन फेजेस के बारे में आप लोगों का क्या एनालिसिस है? मेनली वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। देवशीष। तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र इतने बुरे पॉलिटिकल सिचुएशन में कभी नहीं था जितना पिछले 2 साल से है। कोई मेजर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई नेता, मतलब देर इज अ नो क्लियर फेस। सब जोड़ तोड़ की चीजें चल रही हैं। है ना, किसी तरह से जोड़ तोड़ के बना रहा मैं जाए, नहीं सत्ता नहीं में मैं यही कोशिश की जा रही सॉरी है, बट सॉरी, मेरा एक इंटरप्शन है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि आप एक मुझे ना इत्मीनान से वेस्ट बंगाल के बारे में बताओ। मैं महाराष्ट्र का इनपुट जो है तो अपूर्व से लेना चाहूंगा। बिल्कुल। तो
अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, अभी जो नेक्स्ट फेज में है, उत्तर नॉर्थ बंगाल जिसको हम बोलते हैं, एसेंशियली हमेशा से ये दीदी का गढ़ रहा है। और यहाँ पे दीदी का बहुत ही स्ट्रांग वोटर बेस है, अगर मैं कहना चाहूँ तो। जो अर्बन पॉपुलेशन है और जो सेंट्रल बंगाल है, वहाँ पे भाजपा डिड वेल इन द प्रीवियस इलेक्शन एज वेल। इस साल मुझे लगता है कि पिछले साल जो वेव था उससे वेव इस साल का कम दिख रहा है। तो दीदी अपना स्ट्रांग होल्ड बहुत इजीली मेंटेन कर पाएंगे, ऐसा समझ में आ रहा है। जो अभी मैं कहूँगा कि पूर्व के रुझान जिस तरह से बोल रहे हैं उसके हिसाब से। बट ऑब्वियसली देर आर, और प्लस बीजेपी का अभी भी बंगाल में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसके लिए जो वोटर है जो आके वोट करे। द काइंड ऑफ स्टेट बंगाल इज दे ऑलवेज वोट फॉर अ पर्सन नहीं, तो मैं ये स्ट्रांगली। जानना चाहता हूँ तो अगर आप ओवरऑल की देखेंगे जब ओवरऑल सीपीएम का भी, सीपीआई सीपीएम ओवरऑल का जब ओवरऑल एनालिसिस में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, 2 सीटें कांग्रेस को गई थी और 22 सीटें जो हैं तो बाईस टीएमसी को गई थी। 22 चीजें। ठीक है, हाँ। तो तो हाँ, क्या आपको इस बार लगता है कि बीजेपी 18 सीटों वाला फिर से संदेश खाली का जो मुद्दा था इतना बड़ा हो गया कि वो 18 सीटें रिटेन करने लग रहे मुझे हैं? मुझे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 4 से 6 सीटों का नुकसान हो सकता है। तो हम्म। बीजेपी कहीं ना कहीं 12 से 14 सीटों पे आएगी। 12 सीटों से 14 सीटों पे जरूर आएगी। कांग्रेस मुझे नहीं लगता कोई सीट पे आ पाएगी। और ऑब्वियसली टीएमसी विल स्वाइप द रेस्ट ऑफ द स्टेट। दैट दैट इज व्हाट आई फील। जो अभी हमको शुरुआती रुझानों में पता भी चला है, काफी सारे एनालिसिस देख के। बट अगर मैं सच बोलूं तो जब तक बंगाल बीइंग अ स्टेट जहाँ पे हमेशा एक पर्टिकुलर फेस के लिए वोटिंग की गई है ना, चाहे वो सीपीआई सीपीएम की गवर्नमेंट थी जो बुद्धदेव 31 सालों तक भट्टाचार्य। थी, उसके बाद दीदी की बुद्धदेव भट्टाचार्य, राइट। तो उन्होंने हमेशा एक पर्सन और एक फेस के लिए हमेशा वोट किया है, जो फेस अभी भी बीजेपी खड़ा नहीं कर पाया है वहां पे। तो पिछले चुनाव में तो उन्होंने बहुत पुश किया, लेकिन उसके बाद 5 सालों में भी अभी तक उन्होंने अ, उस चेहरे को खड़ा नहीं किया है जिसको बंगाल के पीपल ऑफ बंगाल विल वोट वैसा। ठीक है, ठीक तो है, मुझे ठीक है, वहां ठीक पे है। वहां पे एक जी, तो बहुत मेरे पास कमजोरी थोड़ी लगती समय है की वो। थोड़ी कमी है, तो मैं अभी चलता हूँ अपूर्व के पास महाराष्ट्र के बारे में समझने के लिए कि महाराष्ट्र का अभी तक का जो इलेक्शन रहा, मेनली विदर्भ का रीजन काफी कवर हुआ जिसमें। तो महाराष्ट्र के इलेक्शंस को देख करके आपको क्या लगता है? मैं वैसे नागपुर में था तो मुझे थोड़ी थोड़ी कुछ आइडिया है उसके बारे में, बट मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना व्यू बताएं कि महाराष्ट्र में जो वोटिंग हुई है और आपको क्या लगता है कि इस बार 41 सीटें एनडीए गठबंधन जीतने में कामयाब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? फ्रैंकली मुझे कोई आइडिया नहीं है। महाराष्ट्र आई थिंक सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है, कंसिडरिंग यहाँ पे 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी, कांग्रेस, बीजेपी सब कुछ है। आई डोंट थिंक किसी को भी पता है। इनफैक्ट आप जैसे कि तुमने बोला कि मैं नागपुर में था, विदर्भ में था, तो थोड़ा नॉर्मल थोड़ा इन्फॉर्मेशन है मुझे। तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, जो भी है सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो भी मेरे हिसाब से बनाने वाले के बायस पे डिपेंड करता है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, इनफैक्ट कहीं भी। आप बल्कि महाराष्ट्र में एक बहुत अगेन बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि अमरावती से जो पहले नवनीत राणा, जो इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उस और अमरावती की सीट कभी बीजेपी नहीं जीती है, अगर मैं सही हूं तो कभी भी नहीं। इनफैक्ट ऐसा कहते हैं कि नवनीत राणा को भी राष्ट्रवादी कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, तब वो जीती थी वहां से। तो इस बार नवनीत राणा बीजेपी चली गई हैं, तो इसका मतलब इसको जज कैसे करते हो अमिताभ, इस पर्टिकुलर फैक्टर को? और मैं तो ये भी कहता हूँ कि इस बार विदर्भ में काफी जो लोगों की वो है कि इस बार कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है विदर्भ के रीजन में, जो विदर्भ पहले गढ़ हुआ करता था कांग्रेस का।
ये बिल्कुल, महाराष्ट्र को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों ने अलग अलग वोटिंग पैटर्न फॉलो किया हमेशा से। कुछ हिस्से शरद पवार के स्ट्रांग होल्ड थे, कुछ हिस्से बीजेपी शिवसेना। सो स्ट्रांग पॉकेट्स है जहां वो वोट करते हैं। महाराष्ट्र का भी एक यूनिफॉर्म वोटिंग पैटर्न नहीं है। इस बार जो ट्रेंड समझ में आ रहा है, आई थिंक रूरल रूरल महाराष्ट्र जो है, उसमें उसमें फार्मिंग जो एंगर है, एक बड़ा इशू है। एंड ये मल्टीपल लोकल पत्रकार जिनके ट्विटर हैंडल में फॉलो करता हूँ, जो लोकल ग्रास रूट पे काम करते हैं, रूरल महाराष्ट्र में काम करते हैं, अगर उनकी बात, जो लोगों की बात पहुंचाते हैं, तो फार्मिंग एंग्स्ट और एंगर एक बहुत बड़ा इशू है। और जो पार्टियां वहां पे काम कर रही हैं, उसने उसका अच्छे से उठाया, और इसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा बीजेपी को। दूसरा जो अर्बन अर्बन एक जो अर्बन बेल्ट है, एमएमआर की बात नहीं कर रहा हूँ, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अदर अर्बन जैसे नागपुर सिटी और ये सारे उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी है वो स्ट्रांग रहेगी, लेकिन जो इनके एलाइज हैं उनको नुकसान होगा। जो अजीत पवार का खेमा है, जो शिंदे साहब का खेमा है, उनको नुकसान होगा। एमएमआर में जो मुझे समझ आया है, जिन लोगों से मैंने बात की है, एक सहानुभूति है उद्धव के लिए, कि जिस तरीके से उनकी सरकार गिराई गई और उनका सिंबल ले लिया गया, मुझे लगता है एक सहानुभूति है जिसका फायदा होगा। तो अगर आप मुझसे नेट नेट पूछे, तो पिछली बार 24 सीटें भाजपा को आई थी, 18 सीटें कंबाइंड से शिवसेना को आई थी। मुझे लगता है कि इस बार जो भाजपा है वो इतनी सीटें लूज नहीं करेगी। मुझे ऐसा लगता है फिर भी वो 17 से 18 सीट निकाल लेगी। लेकिन जो इनकी इनके एलाइज हैं उनको खासा नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा वो जब वोटिंग एक बार हो जाएगी तब पता चलेगा। और महाराष्ट्र में ये मुझे ट्रेंड समझ आ रहा है। मतलब बेसिकली इंडिया 40 और एनडीए 60, 50-50 इस तरीके के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, उनकी एलाइज को नुकसान होगा। लेकिन बीजेपी कवर नहीं कर पाएगी एलाइज का नुकसान, उसको भी कुछ सीटें गंवानी पड़ सकती। सही है। तो बेसिकली इस पूरे उसमें डिस्कशन में एक चीज बहुत निकल करके आई कि ये इलेक्शन जो है तो ये काफी लोकलाइज्ड इलेक्शन है, जिसपे लोकल मुद्दे बहुत हावी हो रहे हैं, नेशनल कोई मुद्दा नहीं है। और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, महंगाई भी हो गई, बेरोजगारी भी हो गई, अग्निवीर भी हो गया, उसके बाद मोदी जी की गारंटी हो गई। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो लाडली बहना का भी काफी असर दिखेगा, मुझे ऐसा लगता है। और जो भी वेलफेयर स्कीम है 80 करोड़ लोगों को राशन देना, उसका भी मुझे काफी असर दिखता है। काफी लोगों ने मुझसे जो लोगों से जो बात होती है तो समझ में आता है कि उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 80 करोड़ लोगों को जो अनाज मिल रहा है फ्री का, वो तो वो अ, उसका बहुत बड़ा मुद्दा है। और वो लोग उसको इसको बीजेपी के काफी, मतलब बेसिकली एक तरीके से कहा जाए कि उनके खुद के वोटर बन चुके हैं, मतलब कोर वोटर जिन्हें कहते हैं, जिन्हें हम लाभार्थी वर्ग कहते हैं। तो अब ओवरऑल पिक्चर ऐसी समझ में आ रही है कि ये इलेक्शन जो है तो जितना आसान, लोग पहले 400, अब की बार 400 पार, भाजपा 370 पार, ये सारी चीजें मुझे होती हुई तो समझ में नहीं आ रही। लेकिन अपने डिस्कशन से, हम लोगों के डिस्कशन से ये समझ में आया कि इस बार 272 भी पहुंचना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है भाजपा बीजेपी का, कि हम अपने दम पे पूर्ण बहुमत लेकर के आए। जी मेरी समझ है। मतलब आखिरी कमेंट सबको 10-10 सेकंड का मैं दे पाऊंगा, स्टार्टिंग विथ अपूर्व। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि मुझे लगता है कि चीज़ें क्लियर तभी होती हैं जब रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद हम सोच सकते हैं, बोलें कि ये नेशनल इलेक्शन था, और आई थिंक है, नेशनल मुद्दे भी हैं। बट अगर ये लोकलाइज है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज लोकल मुद्दे सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं टू ए नॉर्मल सिटीजन। तो गोइंग बाय दैट लॉजिक, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है कंट्री के लिए। लोकल चीज़ों पे ही काम बात होनी चाहिए, और जो भी आपके आसपास के लिए सबसे अच्छा हो उसके लिए वोट करना चाहिए। और आई होप कि आगे जाके वोट परसेंटेज बढ़ेगा और लोग बेस्ट पार्टी को सेलेक्ट करें। दैट्स माय 10 सेकंड्स। देवशीष। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि टू अर्ली टू कॉल है अभी, है ना। डेफिनेटली 2019 में जो हुआ था वो तो नहीं दोहरा पाएंगे रूलिंग गवर्नमेंट। देयर विल बी सम डिफरेंस। मुझे कुछ 20 से 30 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, जो अभी शुरुआती रुझानों में समझ में, बट टू अर्ली टू कॉल, क्योंकि अभी
काफी फेजेस बचे हुए हैं, और वोटर शेयर अगर चेंज होता है, माइंडसेट चेंज होता है, तो वो डेफिनेटली उभर के आएगा। पर कहीं ना कहीं इट विल नॉट बी सेम एज 19, बट क्लोज टू 14, ऐसा मैं मानता हूँ। अब पहले आप बोल रहे थे 2004 जैसा, अभी 2014 जैसा। क्योंकि मैं ये बोल 2004 रहा और था 14 में बहुत 2004 अंतर में, है। हाँ मैं बोला था 2004 में तो गवर्नमेंट ही चेंज हो गई थी, वैसा नहीं होगा। नहीं नहीं गवर्नमेंट विल ठीक है। स्टे, बट हाँ हाँ हाँ, नहीं समझ गया मैं। अमित बट दो नॉट विथ सिर्फ कुछ से। एब्सोल्यूट मेजोरिटी जिसको बोलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल देवशीष, अमित आपका कमेंट इस पे। बिल्कुल संक्षिप्त में कहूंगा, मेरे हिसाब से ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी हम सबसे बेहतर समझते हैं इलेक्शन को, और वो डे वन से समझ गए थे कि हम 2014 वाला नंबर नहीं पहुंचेंगे। अगर तमिलनाडु जैसे स्टेट, बंगाल में काम किया, बहुत तमिलनाडु बहुत समय स्पेंड किया, कि उन्हें लग रहा था कि यहाँ से हम 5-6 सीटें निकाल लेंगे। उन्हें पता था कि हम लूज करेंगे सीटें, जो उनके राज्य है जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस था 2019 में। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो इलेक्शन, जो 2 राउंड हुए उसके बेसिस पे ही वो मेजोरिटी के आसपास हैं, उससे पीछे हो गए हैं। लेकिन आने वाले चरण उनके स्ट्रांग बेल्ट में भी है, गुजरात जैसे उनका बहुत स्ट्रांग बेल्ट है, तो मोमेंटम बनाया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टार्टिंग थी वहां पे ये था कि यार आंधी है जो बीजेपी की इलेक्शन मशीन की, कांग्रेस और सारी ऑपोजिशन पार्टी बह जाएंगी, वो नहीं हुआ है। लेकिन अगर ऑपोजिशन कंप्लेसेंट हुआ, तो जैसा देवाशीष कह रहे हैं कि नंबर 2014 के आसपास पहुंच सकता है, तो बड़े दिलचस्प हो गए आने वाले 5-6 चरण। चलिए, आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और एक चीज समझ में आई कि ये इलेक्शन ऐसा नहीं है कि मतलब इट्स अ गॉन केस, राइट? गॉन केस नहीं है, इलेक्शन अभी भी बना हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी गठबंधन को शायद बहुमत ना मिले, ये भी चांसेस हैं। और तो हम उम्मीद करेंगे कि सभी लोग आकर के वोट करें, और अपने अपने वोटिंग अधिकार का हम सभी से उम्मीद करते हैं सब लोग वोट डालें। जो नहीं डाल पा रहे हैं प्लीज दूसरों से कहें वोट डाल पाए, किसी भी वजह से वोट जरूर डालिए। 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।